हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, वो खबर या वो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रीजन ये है कि ये बहुआयामी है। देखने को तो अगर देखा जाए तो एक लाइन की खबर है यार, सिंपल सी, कि फला टॉपिक एनसीईआरटी से हटाया गया और फला टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया। सीधा क्वेश्चन आपके मन में आता है, टॉपिक हटा देने से क्या टॉपिक खत्म हो गया, क्या इतिहास मिट गया? नहीं, सिंपल सा आंसर है। ये ठीक उसी प्रकार से है। 9 ग्रहों में हमने बुध यम को हटा दिया, प्लूटो को हटा दिया, तो क्या प्लूटो अंतरिक्ष में मौजूद नहीं है, सोलर सिस्टम में नहीं है, उसका पार्ट नहीं है? हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अपनी डेफिनेशन हमने बनाई है, प्लूटो ने तो नहीं बनाई है कि ये डेफिनेशन अब से हमारी, हमको एक ग्रहण मत मानो। उसी तरीके से है, मतलब समथिंग लाइक दैट। और मैं इसके पक्ष या विपक्ष में अभी तो डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कि इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या फिर नए जो टॉपिक आए हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, अगर आप कहेंगे और अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर सोचने का विचार, मतलब इस चीज़ को रखेंगे, तो मैं आपको ज़रूर इसका सहयोग करूंगा। तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि इनकी रिलेवेंसी हिस्ट्री से होगी या नहीं होगी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो एनसीईआरटी से इसको हटाया गया है। और फ्यूचर में जो बच्चे हैं माफ कीजिएगा, जो वो पढ़ेंगे वो किस तरीके का इतिहास पढ़ेंगे और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। इस पे एक सेपरेट वीडियो, अगर आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप में से ज्यादातर लोग यहां कहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो मैं बता दूंगा। नाउ अब हम यहां पर ये कहने वाले हैं कि भाई एनसीईआरटी में बड़ा बदलाव आया। ठीक है, क्या बदलाव है एक लाइन में पहले समझते हैं। टॉपिक कई सारे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, तो आप इसको, अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट और सच में चीजों को समझना चाहते हैं, तो धैर्य से देखिएगा, वीडियो के अंत तक जाइएगा। यहां पे आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चंस भी दूंगा और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को एक अलग एंगल पे खंगालने का मैंने प्रयास किया है। तो टॉपिक क्या है कि रजिया नूरजहां जो है वो गायब हैं, बेगम हजरत महल जो है वो उनको नायिका बनाया गया है। औपनिवेशिक लूट पर नया जो है वो फोकस हमको देखने को मिल रहा है। सो हम आपको ये वहां पर पहले से ही बता दें कि भाई यहां पर हो गए 3 टॉपिक। कौन कौन से 3 टॉपिक हो गए, आइए एक बार गौर करते हैं। एक तो क्या ये टॉपिक हटा देने से इनकी रिलेवेंसी खत्म हो गई है? देखिए, अभी क्योंकि जो हटा करके जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो क्या आए हैं, कैसे आए हैं, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक तो मुझे एनसीईआरटी की नई अपडेशन, मतलब नई बुक नहीं मिली है, ना ही मैंने वो टेक्स्ट पढ़ा है। तो न्यूज़पेपर में ही जो छप करके आया है उसी को मैं बता रहा हूं, उसी का एनालिसिस कर रहा हूं। इसका डीप एनालिसिस मैं बाद में जरूर करूंगा, जब टेक्स्ट बुक आ जाएगी तो मैं बताने का प्रयास करूंगा उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी तो है ही नहीं, तो अपनी मर्जी से हम क्या बता देंगे उन्होंने एग्जैक्टली पूरा पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो नूरजहां और रजिया गायब हैं, और जो मोटे मोटे तौर पर बात यह है कि ये शासिका रही हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका भी हैं। नूरजहां, जिसको कहते हैं ना पर्दे के पीछे का एक शासक जिसको बोलते हैं, वो कुछ काइंड ऑफ रही हैं। जैसे जहांगीर के समय में पैरेलल ये बैठती रहीं दरबार में, इनका भी एकदम कह सकते हैं कि ओहदा जो है वो एक बादशाह की तरह है, रहा है, तो एकदम इक्विवेलेंट रही हैं जैसे। तो एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं कि ठीक है, हम इतिहास पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनको बादशाह लिखते नहीं है, कहते नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बेगम हजरत महल एक और मुस्लिम महिला, ठीक है, जिनको नायिका बनाया गया है एनसीईआरटी में, बिकॉज कि उन्होंने कॉलोनियल रूल्स के जो शासक हैं, मतलब उनके जो अंग्रेज, मतलब जिनको कह सकते हैं हम, उनसे जो है 1857 की क्रांति में युद्ध किया है, प्रमुख योगदान है उनका, और इसलिए उनको नायिका यहां पर बनाया गया है। और यहीं से एक टॉपिक जुड़ता है, औपनिवेशिक शासक की जो लूट है उस पर एक नए तरीके से फोकस किया गया। मतलब इस तरीके से, अब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पहले नहीं था, ये पहले भी था शायद, जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूं, जो खबरों में चीजें हैं उससे, जो जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन सब जगहों पे जो भरोसेमंद अखबार हैं उन पर इस तरीके से चीजें लिखी, उस पर समझ में आता है कि सिर्फ इतना समझा देने से कि अंग्रेज आए, उन्होंने औपनिवेशिक शासन लागू किया, हमें गुलाम बनाया, हमारे यहाँ से चीजें लूट के चले गए, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। हम उसे और ज़्यादा एक्सपोज करना चाहेंगे, अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि यार ये स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनाई, और इतना तकरीबन जो है सम ऑफ अमाउंट जो है उन्होंने उसको जो है यहाँ से ले गए हैं, और अगर वो भारत में रहा होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती।
इसके इर्द गिर्द कुछ वहां पर टेक्स्ट करने का प्रयास किया गया है। तमाम सारे राइटर्स के रेफरेंसेस भी इसमें दिए गए हैं। सो ये है ओवरऑल। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप सीधे तौर से एक जीएस पेपर 1 से जोड़ करके देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री से आप इसको सीधे सीधे तौर से जोड़ करके देख सकते हैं, तो इसको जोड़ करके देखिएगा। ये है न्यूज। न्यूज में क्या है, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसमें एक खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, वो ये है कि न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन्स हाउ कॉलोनियल पावर स्टोल इंडियाज वेल्थ। कैसे औपनिवेशिक शासकों ने भारत की संपदा चुराई। और जहां तक मैं इस आर्टिकल को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इस वर्ड स्टोल पर फोकस करते हुए कुछ पैराग्राफ और नोट्स जो हैं वो जरूर दिए गए होंगे एनसीईआरटी में, जो नया एनसीईआरटी आएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं उसको भी मैं बताऊंगा। एक तो ये इस एस्पेक्ट से हम चीजों को कवर करेंगे। दूसरा, अगले ही दिन, मतलब ये दो लगातार दिन आने वाली न्यूज थी, शायद एनसीईआरटी में और भी बड़े बदलाव होने वाले होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में जो कुछ मुगल शासक है जिनको क्रूर जो है वो दिखाया गया है, तो उसको भी यहां पर कवर किया गया। मैं उसको भी बता देता हूं थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ रजिया सुल्तान, और कई जगहों पर सुल्ताना लिखा रहता है, नूरजहां ड्रॉप्ड फ्रॉम न्यू क्लास 8 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, इनको हटा दिया गया है। और हटाने वालों में कुछ और भी नाम है, जैसे कि टीपू का भी नाम यहां से गायब है। ना सिर्फ टीपू का नाम गायब है, बल्कि इनके जो पूर्वज हैं हैदर अली, जो इनके पहले जो प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे, उनका नाम भी इसमें शामिल नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो इसकी सिग्निफिकेंस हम अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन हम समझें कि यार यूपीएससी में ये कोर कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे बहुत सारी चीजें आपके लिए जुड़ती है। देखो, चीजें लगातार खबर में रहेंगी, चर्चा चलती रहेगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, बात आगे चलेगी, तो ऑब्वियसली आपको इन सब जो लोगों की हिस्ट्री में, यहां ये भी ध्यान रखना है कि ये एनसीईआरटी से हटे हैं, यूपीएससी के सिलेबस के बाहर चला गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एनसीईआरटीज यूपीएससी के लिए नहीं बनाई गई हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाई गई हैं। एनसीईआरटीज स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए हैं। बट ये एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, रिलायबल सोर्स है, सो हम रेफरेंसेज में इसका इस्तेमाल एनसीईआरटी का करते हैं। तो हमारे रेफरेंसेज बदल रहे हैं, रेफरेंसेज आर चेंजिंग, नॉट द हिस्ट्री। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इस सब में वैसे तो बताने के लिए तो 2-3 घंटे 4 घंटे का भी लंबा सा वीडियो हो सकता है, इतना सारा इसमें कंटेंट है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द हिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी चीज आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी की सच में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 2026 है, 2027 और 28 जो भी आपने टारगेट किया है, हम आपको गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारे प्रतिज्ञा बैच से बहुत सारी फैसिलिटीज, ऐसी वो फैसिलिटीज जो आपको यूपीएससी के लिए चाहिए, वो इसमें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिनके पास में कम अमाउंट भी, क्योंकि यार देखो बहुत खर्चीली होती है ये सब जगह अगर आप देखोगे, लेकिन हमने उसको अफोर्डेबल बनाने का पूरा प्रयास किया है। और इसी क्रम में अब आप मात्र 10,000 रुपए में भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको कोड यूज करना होगा मेरा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मेरे लिए मतलब मैं और आप इस कोर्स के दौरान पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे, मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। तो विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। बैच शुरू हो चुका है, 20 तारीख तक आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, उसके बाद इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर का आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जो लोग नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, शख्सियत एक प्रोग्राम में लेकर के आता हूँ, वीकली है, और आप इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। नया टॉपिक हमारा ये आने वाला है, तो एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, सब स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वर्ड हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वर्ड हिस्ट्री की सीरीज शुरू हो चुकी है। और वर्ड हिस्ट्री में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन, इसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये टॉपिक हो भी चुका हो या फिर होने वाला हो। ये चौथा क्लास है, तो आप यूपीएससी CSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ, आप जरूर जुड़े ध्यान से। चलिए आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक में वापस और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली इसको कैसे देखा जा सकता है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या हुआ है। इन सब चीज़ों को हम समझने का पूर्णतः जो है वो प्रयास करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो यूपीएससी है वो चाहता क्या है। यूपीएससी तो आपसे एक समग्र अध्ययन चाहता है, समग्र आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, वो उसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात है, और तो कुछ है नहीं। तो अब देखो, ये बुक है 8th स्टैंडर्ड की बुक है, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ग्रेड 8 पार्ट 1। तो ग्रेड 8 पार्ट 1 जो है यहाँ पर ये आने वाला है। इसी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें कुछ चेंजेस आए। हमें चैप्टर नंबर 4 याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो चेंजेस हैं उसको थोड़ा सा समझना होगा, और वो क्यों हो रहे हैं उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा।
तो ये काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना कि जब आप पढ़ाई करते हो तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको इसके बेसिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें एक टॉपिक आता है जिस समय हम लोग समझते हैं कि ब्रिटिश जो भारत आए, तो जो ब्रिटिश शासन है, उस ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है। तो एक्चुअली इसी टॉपिक को कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हिट कर रहा है, जो आप प्रिपेयर करते हैं उसको एक नए तरीके से एनसीईआरटी में इंक्लूड किया जा रहा है। हालांकि हम लोग अपने यूपीएससी के सिलेबस में तो अच्छी तरीके से उसको कवर करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग तो कवर करते ही करते हैं। तो अब देखिए, इसमें एक एक फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रकृति और उद्देश्य को बताने का प्रयास किया गया, अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन किस तरीके का था उस समय, क्या शासन की प्रणाली थी उनकी, और क्यों उन्होंने जो भी चीजें यहां पर पॉलिसीज बनाई, उसके पीछे का मैं कह सकता हूं शायद कि हिडन जो रीजंस थे, जो उस समय के लोगों को नहीं समझ में आए शायद, और उससे ब्रिटिशर्स को लाभ हुआ, तो वो क्या रहे होंगे। और इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक न्यूज मतलब जो दिखा रहा हूं उसका सीधे सीधे रिलेवेंसी मतलब दिखा देता हूं कि कहां से और कैसे जो है वो आई है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको देखिए, ये मैं आपको न्यूज यहां पर सीधा ओपन करके दिखा रहा हूं, एक न्यूज में आपको ओपन कर देता हूं, सीधा उसी को ओपन करके दिखाता हूं, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, ये द हिंदू में ही आया है, न्यू एनसीईआरटी में इस तरीके के चेंजेस हैं, और यहां पर एक लाइन मैं आपके लिए कोट करना चाहता हूं, जरा उस पर ध्यान दें। लिखा हुआ है न्यू क्लास 8 ऑफ सोशल साइंस, ये भाई साहब शायद सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, जब तक ये एक अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तब तक हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई में, ठीक है, तब तक हम अपनी पढ़ाई में जो है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। जरा देखिए, तो इसमें मतलब सिंपल सी बात है, इसमें एक चैप्टर में लिखा हुआ है साफ साफ कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है ड्रेन, आपको मालूम है, आप लोगों ने भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ा होगा, भारत की जो संपदा है वो यहां से बाहर गई, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहां उसी को डिस्क्राइब किया गया है, पाठ्यक्रम को जब चेंज किया गया तो उसमें भारत में ब्रिटेन का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के सामान्य उद्देश्य क्या है, आपको यह जानने को मिलेगा कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा यहां पर शोषणकारी नीतियां रही, व्यापार, उनके व्यापार का प्रभुत्व क्या था, शैक्षिक परिवर्तन उन्होंने क्यों किए, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियां जो उन्होंने हमारे ऊपर थोपी उसके बारे में, और साथ ही साथ धर्मांतरण जो कि उन्होंने ईसाईकरण किया है, उन सब चीजों के बारे में यहां पर जानने को आपको मिलेगा। तो बेसिकली इस टेक्स्ट बुक ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भाई हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उस समय ऐसा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिक अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकायदे इतिहास का एक डार्केस्ट जो टाइम पीरियड है, उस डार्केस्ट टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिकली नोट्स दिए गए हैं। बहुत ही फेमस एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जिनका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है, विलियम डिग्बी के शब्द उसमें लिखे गए, और यह सच भी है कि आधुनिक जो इंग्लैंड है, आज के समय का जो इंग्लैंड है, वो भारतीय धन से, भारत की जो वेल्थ है उससे महान बना है। हम महान इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन वो महान इंग्लैंड भारत के धन से बना है, और धन हमेशा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पावर की तरह से इस्तेमाल किया गया। यहां इस तरीके से पावर इस्तेमाल किया, धन को एज अ पावर इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आप देखेंगे यहां की स्किल तक चुरा ली गई। तो बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कोशिश करके देखता हूं कि शायद जो है वो यहां पर ये आया हो। एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि शायद ऐड यहां पे खत्म हो गया होगा। तो आप जरा यहां पर देखिए, आपको बड़ा थोड़ा सा दिख जाएगा, न्यू क्लास 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ मतलब एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट एकेडमिक ईयर 2025-26। अब इसमें यहां पर लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है यूरोपियन पावर स्पेशली द ब्रिटिश टू बी द वन विच ड्रेन इंडिया ऑफ इट्स वेल्थ। एक तो ये पॉइंट, और एक इन्वर्टेड कामा में पॉइंट लिखा हुआ है इसमें बहुत जानदार, स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, भारत से चुराया गया धन, स्पेशली शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, स्टोलन फ्रॉम इंडिया, चुराया गया धन, ठीक है। इसमें लिखा गया है साफ साफ, स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया इज अ फ्रेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन विलियम ड्यूरेंट। विलियम ड्यूरेंट ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है साफ साफ तरीके से, उन्होंने कहा कि चुराया गया धन।
और ये जो चीज अभी अपडेट हो रही है ना, मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊं अगर, तो एक रेफरेंस मैं आपको यहां पर और दे सकता हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो है ही, एक रेफरेंस और आया था जो आपको बहुत समय पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा था, ये शायद जनवरी की खबर थी जहां, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक स्टडी हुई थी, रिचेस्ट 10% गॉट ओवर हाफ ऑफ व्हाट यूके टुक्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग इट्स रूल। स्टडी में साफ साफ कहा गया कि भैया जो 10% वहां के अमीर हैं उनके पास में उन्होंने भारत की हाफ ऑफ, आप देख सकते हैं, गॉट हाफ ओवर हाफ ऑफ व्हाट यूके टुक्स फ्रॉम इंडिया। तो मतलब इंडिया से जो कुछ ले गए हैं वो, और इसका एक रेशियो भी यहां पर बताया गया और वो भी बहुत शानदार है। अगर ये पूरा आर्टिकल खुलेगा तो मूवी में आपको दिखा देता हूं, अगर शायद ये आर्टिकल खुल जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि कितना धन है, उसको अगर आप मोटे मोटे तौर पर उसकी कल्पना करना चाहें तो वो धन कितना हो सकता है। दिस वुड बी इनफ टू कारपेट द सरफेस एरिया ऑफ लंडन इन ब्रिटिश पाउंड 50 नोट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ओवर। मतलब 50 पाउंड वाले जो नोट है ना, उन 50 पाउंड वाले नोट को अगर ब्रिटेन की जो ज्योग्राफी है इस समय, भौगोलिक जो स्थिति है उसके ऊपर अगर बिछा दिया जाए, इतना धन गया था कि 4 बार पूरा ब्रिटेन उससे ढका जा सकता है। पूरे ब्रिटेन का क्षेत्रफल ढका जा सकता है 4 बार। ये चीज यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है, ये चीज यहां पर कहा जा रहा है 4 टाइम्स। और इन्होंने जो एनालिसिस किया है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि 1765 से 1900 तक द रिचेस्ट 10% इन द यूके एक्सट्रैक्टेड वेल्थ फ्रॉम इंडिया अलोन वर्थ 33.8 ट्रिलियन टुडेज मनी। आज के तकरीबन 34 ट्रिलियन जो खर्चा है, जो धन है, उसके बराबर वो उस समय 1765 से 1900 के बीच ले गए। और तकरीबन इसी तरीके की स्टडी आपको यहां पर भी देखने को मिलती है बेटे। यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा था कि इसी तरीके की स्टडी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। मैं दिखा देता हूं वो स्टडी क्या है, जरा देखिए यहां पर। आई थिंक शायद इसी में ही लिखा होगा, यहां पर ही लिखा होगा कहीं पर, कि इन्होंने जो पैसा जो है वो जो एक्सट्रैक्ट किया है, इन्होंने जो धन एक्सट्रैक्ट किया है, जो एनसीईआरटी में शायद बताने का प्रयास किया गया है, वो 45 ट्रिलियन के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये रिसेंट एस्टिमेट फ्रॉम द वेल्थ एक्सट्रैक्टेड आउट द इंडिया गिवन बाय इंडियन इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक, भारतीय अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक द्वारा कहा गया कि 1765 से लेकर के 1938 की अवधि तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से ठीक पहले तक, तकरीबन 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तो उतना जो है यहां से खर्च हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं, जो 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के खर्चे की मैं बात बोल रहा हूं, ये आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन की जीडीपी का लगभग 13 गुना है आज। मतलब 2023 की जीडीपी की बात करी जा रही थी इसमें, तो शायद, तो यार 2023 और 2025 में कोई बहुत बड़ा खास अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं कि 2023 की जीडीपी में जितना योगदान था ब्रिटेन का, उसका 13 गुना उस समय वो लोगों ने सन 1765 से लेकर के। तो यहां 1765 से ही कल्पना क्यों की जा रही है, उसका रीजन क्या है? 1765 से कल्पना करने का रीजन ये है कि 1765 वो समय है जब भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। ये शुरुआत यहीं से होती। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद 1765 में उसे लिखा गया इलाहाबाद की संधि। आप चाहे तो प्रयागराज की संधि अब आज की डेट में कह लें तो कह लें, लेकिन उसे इलाहाबाद की संधि कहा गया और वहां से शुरू होता है शासन। लूट और शोषण इतना ज्यादा कि आज वो अमीर हो गए। और कल्पना कीजिए कि अगर इतना धन भारत की आजादी के समय भारत में रहा होता तो कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन हम लोग में से कॉमनली अगर देखा जाए तो कई बार ये भी हमको सुनने को मिलता है कि यार अंग्रेज भारत आए तो उनसे भारत को बहुत कुछ मिला भी। तो ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी इतिहासकारों की अगर आप बात करेंगे तो वो इस चीज का महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं कि अगर हम नहीं गए होते तो आज जो भारत ग्रो कर रहा है वो करता कैसे। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि ये एक पक्ष ही देखा जाए, दूसरा पक्ष ये भी तो है कि आज जो भारत में नहीं है वो तुम्हारी वजह से नहीं है। ये भी एक भी बात अपने आप में सच है। तो भारत में औपनिवेशिक काल को सकारात्मक रूप में कई जगहों पर चित्रित किया गया है, ये एक आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे
औपनिवेशिक शासन ने हमें औद्योगिक जो चीजें हैं वो दी, उद्योग धंधे दिए, रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ने का दृष्टिकोण, ये सब हमें ब्रिटिशर्स ने दिया। कई जगहों पर इसको सही माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसमें भी तल्ख है और यहां पर इस चीज को कोट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भाई संपत्ति को लूटने वाला ब्रिटेन को बोला गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को, माफ कीजिएगा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अब देखो ये जो एक पर्टिकुलर फ्रेज है ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये एक तो करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और यही चीज वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, आप यूट्यूब में अगर कनेक्ट होंगे तो हम इस चीज को पढ़ेंगे। इस पर 2024 में क्वेश्चन भी बना है यार, 2024 में क्वेश्चन बना है। भारत की संपत्ति जो है वो लूटी गई है और खास तौर से इस वजह से भी लूटी गई है। ऐसा नहीं कि भारत की संपत्ति केवल इसी वजह से लूटी गई है, लेकिन यह भी एक वजह है लूट की। विलियम ड्यूरेंट ने लिखा इस चीज के लिए कि भारत से चुराई गई संपत्ति है भाई। ज्यादातर जो आपके पास में आज जो आप अमीर बने बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास में भारत से चुराई गई संपत्ति है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। 45 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है। मैंने आपको बताया उत्सव पटनायक ने 45 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान यहां पर लगाया है। तो केवल इतना ही परिवर्तन की बात नहीं है, बात यह कुछ और भी चीजें जैसे औपनिवेशिक सत्ता, कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम जो है उन सब में भी हमको कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो भारत में ये जो टैक्स सिस्टम इन लोगों ने लागू किया ना, ये जो ब्रिटिशर्स ने योजनाबद्ध तरीके से कर प्रणाली लागू की थी, चुंगी प्रणाली, कर प्रणाली, एक सब चीजें लागू की थी और इसका उद्देश्य क्या था? भारत के जो स्वदेशी उद्योग धंधे हैं उसको बंद करना। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई ब्रिटेन से अगर कोई सामान बन करके भारत में आ रहा है तो उसको बहुत मिनिमम सीमा शुल्क में प्रवेश मिल जाता था या कई बार सीमा शुल्क लिए भी नहीं जाते थे। और यही भारत से बनी हुई चीज अगर यूरोप में जाकर के बिकती थी, बहुत उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर वहां से यहां आने वाला सामान के ऊपर 0.5% टैक्स लग रहा है तो यहां से वहां जाने वाले सामान पर 25%, 10%, 20% कुछ भी टैक्स लग रहा है मनमाना। इसकी वजह से भारत का जो सामान है वो विदेशी मार्केट से बाहर हो जाएगा। सेम यही स्ट्रेटजी उन्होंने लोकल मार्केट के लिए भी अपनाई। इसकी वजह से लोकल मार्केट से भी भारत की जो व्यापार है, लघु उद्योग हैं, स्वदेशी उद्योग धंधे हैं, वो सब नष्ट हो गए। इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है ना, इसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। भारतीय उद्योगों का विउद्योगीकरण, उनको डी इंडस्ट्रियलाइज किया जानबूझ करके जिससे कि वो इंडस्ट्रियलाइज हो सके। वो यहां से रॉ मटेरियल ले गए, भारत के वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बचा। क्या करते वो? हाँ, रॉ मटेरियल बेचने की वजह से जो रॉ मटेरियल जिनके पास थे उनकी जो अर्निंग है वो हुई, जैसे कपास की बात कर लें या फिर किसी दूसरे एग्जाम्पल की। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई और ये सब चीजें किया। तो इस मार्फत उनको लाभ हुआ, आर्थिक लाभ यही है। ये भी चुराने के अंतर्गत गिना जाएगा, ये भी चीटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दूसरी चीज खर्चे की बात है यहां पर, अनाप शनाप तरीके के खर्चे। आप देखते हैं कांग्रेस जब आती है तो कांग्रेस यही कहती है कि भाई अनाप शनाप खर्चे पे कंट्रोल होना चाहिए, खर्चे को नियंत्रित करने के लिए हमको एक शाही कमीशन बना करके दीजिए। तो खर्च कैसे हो रहा है आप मालूम है? ड्रेन ऑफ वेल्थ में जो है, अब दादा भाई नौरोजी यही तो बताते हैं कि कैसे यहां का धन पॉजिटिवली, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहां से काला धन लेकर के गए हैं लेकिन सफेद बना करके। कैसे सफेद बना रहे हैं वो? उनके जो अपने जो सैनिक हैं उनकी सैलरी जो है बहुत बढ़ा रखी है, सैन्य खर्चे बहुत बढ़ा रखे हैं। सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए होता 10 का है, खर्चा 50 करते हैं, 100 करते हैं। और ये सब तो भारत के खर्चे में जुड़ रहा है। जो सैनिक जो अधिकारी हैं, असैन्य अधिकारी जिनको कह सकते हैं आप, असैन्य अधिकारी हैं, उनकी भी सैलरी बहुत ज्यादा है। उनको वेतन के रूप में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के तौर पर, बहुत सारी सुविधाओं के तौर पर सारी चीजें दी जा रही हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ऐसे 72 तरीके हैं जिसपे उन्होंने यहां से भारत के जो धन है उसका निष्कासन किया, खर्चा बढ़ा करके। प्रोटेक्शन मनी के नाम पे चीजें ले लेते थे, निवेश के नाम पे चीजें ले लेते थे, तो बहुत सारी चीजें। और भारत की जो शासन प्रणाली है, उस भारत की शासन प्रणाली का इन्होंने क्या कर दिया? विनाश कर दिया, पूरी तरीके से इसको डंप कर दिया। उपनिवेशीकरण ने कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता को परतंत्रता में क्या कर दिया? कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल दिया। विदेशी न्यायिक व्यवस्था,
इसके बारे में लोग नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते। आपको जानना होगा कि जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कोई अपराधी है और वो अपराधी कोई एक अपराध किया है, वही अपराध यूरोपीय नागरिक ने किया है और वही अपराध भारतीय नागरिक ने किया है, तो भारतीय नागरिक और यूरोपीय नागरिक को मिलने वाली सजाएं सेम नहीं होती थी। और इससे भी ज्यादा बुरा, किसी भी भारतीय जज को किसी यूरोपीय अपराधी के मामले सुनने का अधिकार नहीं होता था बहुत समय तक, और एक बार दिया भी गया तो उसका विरोध हुआ। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये न्यायिक व्यवस्था, इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था रखी जाती है। दोगलापन है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तो डबल स्टैंडर्ड है, उनके लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और। समझ में आ रही बात? स्ट्रेटेजिकली किया गया। और ये औपनिवेशिक शिक्षा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बहुत दिल से बताइएगा इस चीज को। आज की जो आप देखते हैं ना, आज मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर आप देखें, क्या होता है स्कूलों में? कह रहे हैं कि एक सेट सिलेबस है, एक सेट पैटर्न है, मतलब आपको स्कूल पद्धति वहां पे दी गई है, ड्रेस सिस्टम है, ये सब चीजें हैं। एंशियंट, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है? प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी है? उसमें गुरुकुल सिस्टम है, उसमें मदरसा सिस्टम है ना? तो शिक्षा की व्यवस्था को भी खराब किया गया यार, मतलब पूरी तरीके से विनाश कर दिया गया, उसका पूरी तरीके से खराब कर डाला गया। पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं, विहार हैं, कई सारे मठ हैं, ये हमारे पारंपरिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इन पारंपरिक शिक्षा के केंद्रों को ब्रिटिशर्स ने खत्म कराया और लोगों को लगा कि हाँ यार बात तो सही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो केवल बंगाल बिहार वाला जो रीजन है वहां पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 1.5 लाख तक स्कूल्स मौजूद थे, परंपरागत स्कूल्स मौजूद थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो परंपरागत स्कूल हैं, इन परंपरागत स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए गरीब हैं, इनके खानदान सब गरीब रहते हैं, इनके आगे बढ़ने का इनको कोई अवसर नहीं है। उसका रीजन ये है कि इनकी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग ही अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है? स्कूलों का कोई सेट पैटर्न नहीं है, अलग अलग वर्ग में क्लासेस डिवाइडेड नहीं है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है बच्चे का, इसके आधार पर क्लासेस का बाइफर्केशन नहीं किया गया, डिवीजन नहीं किया गया है। और कभी भी कोई भी बच्चा आ रहा है, कब आ रहा है कब नहीं जा रहा है, अटेंडेंस की कोई वो नहीं है, सिलेबस का कोई ये नहीं है, एक ही टीचर हर स्टैंडर्ड के व्यक्ति को पढ़ा रहा है। तो बहुत लिबरल एजुकेशन सिस्टम है और इसको चेंज करना होगा और तब जाकर के भारत में शिक्षा में सुधार हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि प्रॉपर स्कूल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग पेड़ के नीचे बैठ करके पाठशालाएं चल रही हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके पाठशालाएं कैसे चल सकती हैं? ये सब चीजें वो बता रहे हैं। और उन्होंने ये जो नया सिस्टम लेकर के आए उसमें एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर क्लासेस डिवाइड होंगी, प्रॉपर टीचर्स यहाँ पर अलाइन किए जाएंगे। ये सब मैकाले लेकर के शिक्षा पद्धति आता है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मैंडेटरी हैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने, वहां जो बच्चे को मर्जी आ रही है वो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर से कहा जा रहा है, जो टीचर का मन हो रहा है वो पढ़ा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है हर चीज, और लगातार मूल्यांकन किया जाएगा। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज आपको गलत नहीं लग रही होगी, बात तो सही है यार, बात तो सही है, गलत क्या है? अंग्रेजों ने किया तो सही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस सिस्टम ने स्ट्रेटेजिकली खराब कर दी। जैसे मदरसा सिस्टम जो था, या फिर जो परंपरागत जो गुरुकुल सिस्टम था, या फिर विहार या मठ में हम लोग पढ़ते थे, उसमें शिक्षा के लिए फीस कितनी देनी पड़ती थी? कुछ नहीं देनी पड़ती थी। गुरु दक्षिणा लोग देते थे अपनी मर्जी से, जितना वो दे सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रदान की, गवर्नमेंट स्कूल्स बनने शुरू हुए, तो यहां से फीस ली जानी शुरू की। इसका मतलब अब शिक्षा सबके लिए अप्रोचेबल नहीं रही। एजुकेशन वॉज नॉट फॉर ऑल, फॉर दोज हु हैव एबिलिटी टू पे। तो एक तो ये यहां से गड़बड़ हुआ, और इसकी वजह से न जाने कितने और लोग जो शिक्षित हो सकते थे थोड़ा बहुत, वो भी नहीं शिक्षित हो पाए। दूसरा, जो शिक्षक थे उनकी जॉब चली गई, वो अब शिक्षक नहीं रहे। गुरुकुल और अन्य जगहों पर पढ़ाई जाने वाली जो परंपरागत पढ़ाइयां थी वो खत्म कर दी गई। अंग्रेजी शिक्षा को मोटिवेट किया गया, प्रोपोगेट किया गया। प्राच्य शिक्षा जितनी भी थी, ओरिएंटलिस्ट जितनी भी एजुकेशन सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया गया।
तो वो हमको यहां पर देखने को लिए परंपरागत शिक्षण का जो है हमको क्षरण देखने को मिलता है, पूरी तरीके से डिक्लाइन है ये। और इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट को इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और इसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उसकी बौद्धिक योग्यता क्या है, और उसी के आधार पर ब्रिटिशर्स उन्हें आगे जॉब पे रखेंगे, प्रमोट करेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो शिक्षा क्यों थी? अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा का प्रस्ताव लाया गया था, ये क्यों लाया गया था? यह प्रणाली इसलिए लाई गई कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सके, एक ऐसे शक्तिशाली शिक्षित लोगों का निर्माण किया जा सके जो ब्रिटिश हित में सेवा कर सकें। ये मेरा नहीं, ये मैकाले का, थॉमस मैकाले का कथन है। वो कहता है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भारतीय जो हैं, इंडियंस जो हैं, उनको ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, ताकि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग हम तैयार कर सकें जो रंग में और रक्त में, खून में और कलर में भारतीय हो, लेकिन उसके विचार, उसकी नैतिकता, उसकी बुद्धि, वो सब अंग्रेज हो। तो एक्चुअली व्हाट दे वांट, वो प्राच्य शिक्षा को भी तो अच्छा कर सकते थे, वो उसी गुरुकुल प्रणाली को भी तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसे पूरी तरीके से हटा दिया। आज कितने लोग पढ़ते हो आप में से गुरुकुल में? और ये फेस किया है किसी ने? ईमानदारी से बताइएगा। आपको वो तमाम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर आप उसमें अच्छे नंबर नहीं लाते तो आप एक, मैं क्या कहूं, मतलब मैं वो शब्द का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचना चाहूंगा कि आपको क्या क्या कहा जाता है। अगर आपकी गणित अच्छी नहीं है, आपका साइंस अच्छा नहीं है, आपका जो है इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, आपका सोशल स्टडी अच्छा नहीं है, आप तेज नहीं है पढ़ने में, तो आप क्या हैं? क्या कह के बुलाते हैं आपके क्लासमेट्स? क्या कह के बुलाते हैं आपके सोसाइटी के लोग? क्या कह के बुलाते हैं आपके टीचर्स? इन सब को तो जाने दो, क्या कह के बुलाते हैं योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो एंड योर पेरेंट्स टू। कई बार क्या कह के बुलाते हैं। और ये आया कहां से? इनकी वजह से आया। क्या आप लोगों ने कहा सुनी ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस कहावत को चरित्रार्थ किया गया यहां पर, शायद ये इसी के बाद कहावत बनी होगी, मुझे तो मालूम नहीं इसके बारे में ज्यादा। उल्टा बोल दिया क्या? खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, यही है ना? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो भाई यहां इंपॉर्टेंस हो गई कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, स्पोर्ट्स का क्या, आर्ट का क्या, क्राफ्ट का क्या, कुकिंग का क्या, और जो दूसरी वर्सेटिलिटीज हैं लोगों के अंदर, और दूसरे स्किल्स जो अदर देन दीज सब्जेक्ट है। भाई हम गणित में नहीं अच्छे हैं यार, हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, हम अच्छे नहीं है, फिर हमारी पढ़ाई, हमारा आईक्यू लेवल कमजोर है। और लोगों को फील होता है, यस, आज के डेट में कितने लोगों को फील होता है कि आप अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, और लिटरली आप फील भी करते हैं इस चीज को, समाज आपको ये फील कराता है। अब मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको इंग्लिश नहीं आती उसकी बात बता रहा हूं, क्षेत्रीय भाषा या जो भी कुछ चीजें अगर आप उसमें बात करते हैं तो लोग आपको बड़ी अजीब दृष्टि से देखते हैं। ये यहीं से पैदा होती है, चीजें खराब की गई अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, और आज इंग्लिश को यहां पर मैंडेटरी का रखा गया है हर जगह। फिर बारी आती है धर्मांतरण की। ये और ज्यादा आसान होगा। लोग अपनी भाषा, जो हम अपनी भाषा से जुड़ते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हमारे रिलीजन का होता है। आजकल भाषा का विवाद आप बहुत ज्यादा देखते हैं। तो भाषा दो तीन चीजों पे बड़ी मैटर करती है, एक तो आपके रिलीजन, दूसरा आपके रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, क्षेत्र और धर्म दोनों से बहुत मजबूती से जुड़ी होती है भाषा। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या करना है? ब्रिटिशर्स को भारत में अगर अंग्रेजी लानी है तो एक हिंदू को, एक मुसलमान को अंग्रेजी सिखाने में थोड़ा ज्यादा वो टिपिकल होगा, एक क्रिश्चियन को इंग्लिश सिखाना थोड़ा आसान हो सकता है। तो ये भी सोच रखी गई, ये भी सोच रखी गई कि अगर इनका रिलीजन ही क्रिश्चियन हो जाएगा तो दे कैन अडॉप्ट इंग्लिश इजिली, तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या चीजें आई यार, आप लोगों ने देखा होगा, फिल्ट्रेशन, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरीज वगैरह सब कुछ लेकर के आते हैं वो। तो धर्मांतरण और संस्कृति पर अतिक्रमण किया गया, एंड दैट इज वाई उन्होंने, आप देखें कि आप देखेंगे 18th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको रिलीजियस कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। हमारे लोगों को विश्वास होने लगा कि यार हमारे धर्म में कमियां हैं। तो धर्म में कमी होने के पीछे ब्रिटिशर्स ने जो रास्ते बताए, वो रास्ता ये नहीं बताया कि आपके धर्म में कमी है तो इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तुम्हारे धर्म में कमी, तुम्हारा धर्म ही खराब है। ब्रिटिशर्स कहते तो हैं कि तुम्हारे देश में
जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं किसी भी रिलीजन के, उन सब में जो ज्ञान है उतना ज्ञान किसी भी एक यूरोप के, ब्रिटेन की किसी भी एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ में आपको देखने, उसमें रखी किताब में देखने को मिल जाएगा। तो ये साफ साफ साबित करता है कि वो हमारे ज्ञान को खत्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जब डिस्ट्रॉय होगी चीज तभी आप नहीं लाते हैं, अगर वो बनने लायक होती है तो आप प्रिपेयर करा देते हैं। और यही कारण हुआ 19th सेंचुरी में कुछ लोगों ने, जिन्होंने चीजों को समझा, उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये तो खराब कर रहे हैं उसको, ये इसके नाम पर खराब तो है हमारी संस्कृति, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है। किताब पर धूल जम गई है का मतलब ये नहीं कि किताब आप फेंक दें। किताब पर धूल जम गई का मतलब ये भी तो हो सकता है उसकी धूल साफ कर दो, फिर से यूज करो यार। वो नहीं कर रहे हैं, गंदी ये किताब हटाओ, मेरी वाली किताब लो, ये पढ़ो। ये चीजें यहां पर होनी शुरू हुई, ईसाईकरण बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। और सिर्फ ये काम ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, पुर्तगीज भी इसमें शामिल हैं, पुर्तगाली भी इसमें शामिल हैं। पुर्तगालियों को लेकर के भी इसमें बातें लिखी गई। आप देखेंगे कि इसमें चैप्टर लिखा गया, पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा है, जब वो भारत में आता है तो उसने भारतीय व्यापारियों को कैद कर लिया। अब देखो वही सिंपल सी बात है, भारत के में, दक्षिण भारत में ना अरब से बहुत सारे व्यापारी आते थे, और पुर्तगीज को दिक्कत तो यही थी ना, आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया ने जब कैप्चरिंग करी, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जब वो वेस्ट की तरफ एक्सपेंड होना शुरू हो गया, उनके लिए ट्रेड रूट्स बंद हो गया यूरोप्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, तो यूरोपियंस ने साउथ से जो सागर समुद्र का जो रास्ता है वो अपनाया। पर जब वो यहाँ भारत में आते हैं तो यहाँ देखते हैं यहाँ भी अरेबियन व्यापारी हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किए, हत्याएं कर दी, गोलाबारी की गई। और हम जनरली क्या पढ़ते हैं? जनरली पढ़ते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट के, केरल के कालीकट के तट पर उसका जहाज उतरा राजा ज़मोरिन के समय में, राजा ज़मोरिन ने उसका स्वागत किया वगैरह वगैरह करके। बट उसके क्रूर इतिहास को भी, मतलब जो चीजें हुई वो तो पढ़ना ही है, पर जो चीजें हुई उन्हें पढ़ना है। बस स्टैंडर्ड पे, जैसे आप लोगों के लिए तो जरूरी है। अब जैसे 8th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या इतना ज्यादा पढ़ाई पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, ये थोड़ा सा सोचने की बात है, ये थोड़ा रिसर्च करने की, पेडागोजी करने की थोड़ी सी बात है, देखना पड़ेगा। पुर्तगाली जब आते हैं, उनकी उपस्थिति में आप देखेंगे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये सब तमाम मतलब प्रकार के आप देखेंगे धार्मिक उत्पीड़न यहां पर होने शुरू हुए। इसका एक उदाहरण मिलता है कि पौंडीचेरी में एक मंदिर हुआ करता था, वेदपुरीश्वरम मंदिर। वेदपुरीश्वरम मंदिर को विध्वंस कर दिया गया वास्को डी गामा के द्वारा, एक पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा। पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांस डुप्लेक्स, जोसेफ डुप्लेक्स। 1748 में अगर आप देखेंगे तो डुप्लेक्स ने क्या किया, उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वेदपुरीश्वरम मंदिर को, पौंडीचेरी में था। तो ये उसी के आदेश से हुआ। तो कहने का मतलब वहां से भी आदेश हैं। फ्रांसीसी उत्पीड़न भी हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी पिछड़े हुए हैं, फ्रांसीसी उत्पीड़न भी हमको देखने को मिलता है। तो हर तरीके का जो चीजें हैं उनको यहां पर स्पेशली इंक्लूड करने की बात की गई है। तो ये तो हो गया एक एंगल। ना दूसरा एंगल, इन सारी चीजों को हटाया जाएगा और यहां पर मराठों की जो भूमिका है उसको फिर से, जो मराठों का जो उदय है, मराठा साम्राज्य का जो उत्थान है, उस उत्थान की हिस्ट्री को यहां पर जोड़ने की बात कही गई है। नया अध्याय मराठों का जोड़ा जाएगा, मराठों का उत्थान कैसा। और आप लोग जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें बाकायदे एक पूरा सिलेबस का एक हिस्सा है, रेज ऑफ मराठाज, मराठों का उदय। इसमें छत्रपति वंशावली और मराठों में जो आपकी पेशवा वंशावली है वो पूरी आपको पढ़नी पड़ती है। और ग्रेट वॉरियर्स में अगर आप देखते हैं और रूलर्स में अगर आप देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, वहां से उदय की कहानी शुरू होती है, उनसे थोड़ा सा पहले, बट स्पेशली उन्हीं के साथ। तो एक कंसर्न यहां पर रेज होता है, जिस समय मराठों का उदय हो रहा है उस समय भारत की स्थिति क्या है? मुगल्स जो है उनका डिक्लाइन हो रहा है, मुगल जो है उनका क्या हुआ है? पतन हुआ है। यहां पतन का अर्थ यह है कि जो साम्राज्य उनका व्यापक हुआ था उस पर जो केंद्रीय बादशाह की जो शक्ति की लगाम हुआ करती थी वो लगाम ढीली पड़ गई थी। इसके उदाहरण इस तरीके से भी लिए जा सकते हैं कि मुगलों से खुद उनके जो सूबे हैं वो पृथक होकर के अलग अलग बनने शुरू हो गए थे। जैसे बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे सूबे जो ब्रिटिश, जो मुगल
साम्राज्य के अंतर्गत आते थे वो पृथक हो गए थे खुद, औपचारिक रूप से नहीं हुए थे, वो एक अलग बात है, बट हो गए थे। तो मराठास के लिए, मराठास का उस समय उदय हो रहा है, और जब यहीं पर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, अंग्रेजों की एंट्री होती है, तो अंग्रेजों को कई बार हम मुगलों से जो है देखते हैं कि उनके साथ युद्ध होता हुआ, या फिर जो मुस्लिम बादशाह हैं या शासक हैं या फिर नवाब से उनके साथ युद्ध होता हुआ दिखते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं कि यार ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती एट द टाइम मराठास थे। और इसीलिए यूपीएससी में जब आप पढ़ते हो तो आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं आप, एक के बाद एक आंग्ल मराठा युद्ध आपको इसी में पढ़ने को मिलता है। तो ये अब बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्रण जो है वो हो रहा हो। बताया जाएगा कि उनकी जो दूरदर्शिता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखे होंगे पिछले कुछ साल में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना है, उस नौसेना को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज बनती है। जैसे 2 साल पहले की बात कर लें, 1.5 साल पहले की बात कर लें, जो हमारे इंडियन नेवी का इंसिग्निया है उसको चेंज किया गया था, वो उसी तरीके से रखा गया था, उस स्ट्रक्चर पे रखा गया था जिस स्ट्रक्चर पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मोहर है वो 8 एंगल वाली, 8 कोणीय, अष्टकोणीय, ठीक है, उस छाप पर। तो एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर आप देखते हैं, जहां यूरोपियंस भारत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? चाहे हम फ्रांसीसीज की बात करें, पुर्तगीज की बात करें, बाद में अ लॉन्ग पीरियड विद ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है? नेवल फोर्सेस, जो इंडिया में है ही नहीं। बट ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया में नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? उन्होंने यहां पर आक्रमण किया, उन्होंने वो किले जीते, उन्होंने वहां पर लूट करी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सूरत पर उन्होंने 3 बार अटैक किया, वहां से धन संपदा इकट्ठी की, लेकिन ये कितनी धार्मिक सहिष्णुता की बात है कि किसी भी धार्मिक स्थल को उन्होंने टच नहीं किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने मुगलों से ज्यादा चुनौती फेस की है या फिर मराठों से, तो शायद यहां पर कंक्लूजन निकल करके आएगा कि मराठों से। मराठों को एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक समृद्ध बंदरगाह जो है सूरत, उस पर आक्रमण करते हैं, वहां से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की बड़ी विशाल संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसी जो न्यूज थी, इसी न्यूज में ही साथ में लिखा गया इस चीज को। यहां पर अगर आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ था अकबर के नाम पे, कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मराठा राज्य का एक्सपेंशन कर रहे थे और दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां से अगर कुछ धन अर्जित करते थे तो भी धर्म को टच नहीं करते थे, सिर्फ साम्राज्य विस्तार। जबकि दूसरे शासकों ने धर्म पर भी आक्रमण किया है, चाहे वो, तो वहां पर बताया गया कि यार चाहे वो मतलब अगर आप देखें तो जो राजनीतिक पुनर्चित्रण करना एक तरीके से है ये, तो एक शीर्षक इसमें बनाया गया, इसमें एक टॉपिक पर्टिकुलरली ऐड किया गया है नई एनसीईआरटी में, कि भारत की जो पॉलिटिकल मैपिंग है उसमें उसको रिफाइन किया जाए, ऐसा करके उसमें अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन सबको वहां पर एक क्रूर शब्द के साथ जो है वो लिखा गया। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनको मंदिर तोड़ने वाला बताया गया। उनके स्थान पर, जहां पर कई जगहों पर हम इनके धार्मिक नीति में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पढ़ते हैं, यहां पता चलता है कि वो कई बार धार्मिक असहिष्णुता के कई सारे एग्जाम्पल सेट करते थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में देखने को नहीं मिलता, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक अलग तरीके का चीज जो है वो यहां पर, इस तरीके के एंगल्स भी हमको यहां पर देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुगल काल की पुनर्व्याख्या करने की यहां पर बात की गई है, तो मैंने शायद उसी चीज को यहां पर बताया अभी आपको, ठीक है। अंग्रेजों को जो है इनसे थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रतिरोध जो है वो देखने को मिलता था, क्या नाम है, ब्रिटिश मराठों से अंग्रेजों को। छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्मनिष्ठ हिंदू के तौर पर, जो मंदिर अपवित्र कर दिए गए उनको पुनर्जीवित करने के तौर पर, मराठा संस्कृति के तौर पर, संस्कृत और मराठी साहित्यों के पुनरुत्थान के तौर पर, धार्मिक संस्थानों, परंपराओं, कलाओं को बढ़ावा देने के नाम पर वर्णित जो है वो किया गया है।
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन काल में जितनी उन्होंने हमें आधुनिकता दी उससे कहीं ज्यादा शोषण है, उससे कहीं ज्यादा हमारी सांस्कृतिक, हमारा आर्थिक, हमारा सामाजिक, हमारा शैक्षणिक, हर प्रकार का शोषण ब्रिटिशर्स ने किया। हर तरह से आपको ये शोषण देखने को मिलता है। रही बात जैसे हम रजिया की करते हैं, तो रजिया वाला जो पोर्शन है, रजिया, नूरजहां, इनके नाम भी यहां से हटाए गए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके जो शासन है उनकी इंपॉर्टेंस कुछ खास नजर नहीं आती है और लिटरली नहीं समझ में आती। जैसे अगर आप देखेंगे नूरजहां के समय में नूरजहां का जो फेमस पॉइंट आपको दरबार में दिखता है वो नूरजहां गुट देखने को मिलता है, जो आगे जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही राज दरबार में षड्यंत्र करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रजिया सुल्तान को एक मुस्लिम महिला शासिका के तौर पर देखा तो गया, लेकिन वास्तविक रूप में ये गद्दी कितने दिन तक संचालित कर पाई? 4 साल का छोटा सा कार्यकाल, 4 साल का भी नहीं, कुछ 3.5 साल के आसपास कम कह सकते हैं, और उसमें भी विरोधाभास। हां, ये कहानी जरूर अच्छी है कि एक महिला एक ऐसे समय में शासिका बनी जिस समय जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पर उसने अपने दरबार का पहले तो विश्वास जीता, लेकिन बाद में दरबारियों को उसके शासन में खुद विश्वास नहीं रहा क्योंकि उसने इंस्टेंटली बहुत बड़े चेंजेस शायद करने शुरू किए। तो मैं तो कहता हूं कि यहां से एक सबक भी है कि यार चेंजेस करने जरूरी होते हैं, बट चेंज करने वाले व्यक्ति को, परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर हम ऑल ऑफ द सडन कोई चेंज करेंगे तो अच्छा काम भी जब हम करने चलेंगे तो उसका विरोध बहुत तगड़ा होगा, और विरोध झेलने की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने जो मंतव्य है उसको नहीं पा पाएंगे। शायद रजिया अल्टीमेटली जाकर किसी चीज में फेल हुई, हालांकि उसने साहस दिखाया बट वो कामयाब नहीं रही। इसकी जगह पर, इन दोनों लोगों की जगह पर बेगम हजरत महल का नाम आता है। बेगम हजरत महल अवध की शासिका हैं। ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को जब गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया तो बेगम हजरत महल कहती है कि अवध ब्रिटिशर्स के उन सभी राज्यों में से एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा फ्रेंडली रहा आफ्टर 1765 टिल नाउ, और आपने उसी के बादशाह को, उसी के नवाब को निर्वासित कर दिया। कुशासन का आरोप लगा करके राज्य हड़पना इतना जरूरी हो गया था कि आपकी जो प्राइमरली राज्य हड़प की जो नीति के अंतर्गत जो चीजें आती थी हम उसको तो सेटिस्फाई कर ही रहे थे, जैसे एक ट्रू सक्सेसरशिप होनी चाहिए हमारे पास थी। बर्जस कादिर इनका बेटा था, वो तो जीवित था, तो फिर कैसे एक बादशाह को निर्वासित कर दिया गया, किस आधार पर निर्वासित कर दिया गया? तो इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। बर्जस कादिर को ब्रिटिशर्स के द्वारा रेजिडेंट जो हैं वो बैठाने के बावजूद उनको ना मानते हुए अपने बेटे को उन्होंने नवाब चुना, नवाब बनाया और विद्रोह किया। और विद्रोह में महती भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेना को लीड किया है, जनता को भरोसे में लिया है। और अचानक से 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अचानक से ब्रिटिशर्स लखनऊ की क्रांति को दबा नहीं पाए। 2-3 बार अलग अलग सेना के कमांडर्स भेजने पड़े, तब जाकर के लखनऊ की क्रांति जो है वो संभल सकी ब्रिटिशर्स को। और उसमें भी गोरखा जो सैनिक थे ब्रिटिशर्स के, उनसे सपोर्ट उनको लेना पड़ा, तब जाकर के सेना बल का प्रयोग करके उसको रोका गया। तो यहां पर जो बेगम हजरत महल हैं उनके नेतृत्व को शाबाशी देते हुए उन्हें नायिका के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा गौड़ वंश में अगर आप देखेंगे, जो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर अगर आप देखेंगे तो रानी दुर्गावती की इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ाई गई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें रानी दुर्गावती जो है उनको एक नायिका के तौर पर यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, रानी दुर्गावती और जो क्या नाम है बेगम हजरत महल है, इनको नायिका के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। और जो दूसरे 2 महिलाओं के नाम थे वो नाम हटा दिए गए। दक्षिण में टीपू सुल्तान और उनके जो पूर्वज हैं, जो मैसूर के रूलर्स के तौर पर जिनको आप देखते हैं, मैसूर राज्य जो है वो विजयनगर के जो किंगडम है उसके ऊपर निर्मित किया गया था, उसके खंडहरों पर बाद में बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स को यहां से भी बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है। अगर हम देखें तो मराठास के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा साउथ में अगर किसी को ब्रिटिशर्स से चैलेंज मिला तो मैसूर से मिला। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध आपको देखने को मिलते हैं 1 by 1, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1799 में जाकर के अंततः ब्रिटिशर्स जो है वो मैसूर को जीत पाए, बहुत कोशिश करनी पड़ी उनके लिए उसको। तो ये सब चीजें हैं जो आपके सीधे सीधे तौर से अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे सिलेबस का पोर्शन है, पार्ट है।
आप सब इसको पढ़ेंगे और आई होप कि आपको एक क्लियर इंसाइट मैंने दिया होगा कि ऑलमोस्ट जो है वो चीजें क्या हुई हैं, हमें किस तरीके से पढ़नी है। इस चीज पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर वही बात है, अगर आप कहेंगे कि रिलेवेंसी इस चीज की कि क्या हिस्ट्री से टॉपिक्स हटाए जाने चाहिए या नहीं, इसकी जो रिलेवेंसी है, इस पे अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ये आपकी डिमांड पर मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो जरूर मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। नाउ अब आपने जो पढ़ा उसको इस हिसाब से समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे फ्रेम होंगे। लाइक जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ब्रिटिश शासन भारत में आधुनिकता नहीं बल्कि शोषण और सांस्कृतिक विघटन का एक माध्यम था। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अब आप इसको कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इसके बारे में कि आप एक अच्छा खासा लंबा जो है विचार विमर्श कर सकते हैं, जहां एक और आप बताएंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आने से हमें रेलवे, आधुनिक शिक्षा पद्धति, संचार की व्यवस्था, सड़क और प्रशासनिक सुविधाएं, ये सब चीजों की ब्रिटिशर्स ने जहां पर नींव रखी, वहीं इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण भी किया, सांस्कृतिक विघटन भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों पक्ष जो हैं, जैसे आर्थिक शोषण में आप बता सकते हैं कैसे भारत की संपत्ति को लूटा गया, कैसे 1765 से 1938 के बीच में 45 ट्रिलियन डॉलर, आज के 45 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से चीजों को ले जाया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आप बता सकते हैं, दादा भाई नौरोजी की जो संपत्ति धन निकासी सिद्धांत है उसके बारे में आप बता सकते हैं। उन्होंने लिटरली पहली बार लोगों के सामने चीजें होल करके रखी कि आप जिन ब्रिटिशर्स को सपोर्टिव समझते हैं वो कैसे मतलब दीमक की तरह भारत को खाए जा रहे हैं। स्वदेशी उद्योग धंधों का इनके स्ट्रेटेजिकली जो है कैसे विनाश किया गया, विउद्योगीकरण किस तरीके से हुआ, कृषि का इन्होंने व्यापारीकरण किया, रेलवे और संचार व्यवस्था दी है। तो इस लूट को और ज्यादा गति प्रदान करने के लिए, भारत को गति प्रदान करने के लिए नहीं, पारंपरिक शिक्षा पद्धति को समाप्त करके भारत की संस्कृति के ऊपर चोट पहुंचाने का काम किया है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को प्रोपेगेट करके इसमें महती भूमिका निभाई है, इसको खत्म करने में, और संस्कृति को नष्ट करने में धर्मांतरण जैसी पद्धतियां भी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पूरा यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो लिख सकते हैं, इसका जो है वो आंसर आसानी से लिख सकते हैं 250 शब्दों में बेहतरीन तरीके से। दूसरा एक क्वेश्चन आप इस तरीके का भी ले सकते हो जो आंग्ल मराठा संघर्ष से है कि मराठा साम्राज्य के उदय और शिवाजी के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। क्या यह सही है कि अंग्रेजों के लिए मराठे सबसे बड़ा खतरा थे? तो आप बताइए इसके बारे में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो किस तरीके से धार्मिक चीजों को, साहित्यिक चीजों को संरक्षण प्रदान करते हैं, कैसे उसे बढ़ाते हैं, और कैसे ब्रिटिशर्स को उनके बढ़ते हुए साम्राज्य से खतरा है। तो उन सब चीजों को आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और करके आप थोड़ा सा चाहें तो लिखें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, विरद लाइव नाम से हमारा टेलीग्राम है और इस टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से अभी आप जुड़ जाइए, इसमें आपको जो है इसका ये भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर इसकी आपको वो चाहिए, रूपरेखा चाहिए, जो प्रश्न मैंने पूछा है इसकी अगर आप रूपरेखा जानना चाहते हैं तो इस रूपरेखा को मैं टेलीग्राम पर जो है वो डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आकर के आप वहां से रूपरेखा कलेक्ट करके आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा सहायता करेगी। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से एक इंगित कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी बैच ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से डिस्काउंट भी दिला दूंगा और आपको पूरी पढ़ाई के दौरान जो भी गाइडेंस प्रदान करनी होगी, जो आपको पर्सनली गाइडेंस प्रदान की जा सकती है एक टीचर की तरफ से, वो आपको जरूर प्रदान की जाएगी। आपके आगे की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।